हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टू चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी और आपका जो पेपर होने वाला है कौन सा, भारतीय साहित्य शास्त्र का। कौन सा पेपर होगा भाई? भारतीय साहित्य शास्त्र का जो आपके सामने पेपर होने वाला है उससे संबंधित आपके सामने ये पूरी की पूरी आपके सामने मैं एक मास्टर क्लास लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ भाई? मास्टर क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ। मास्टर क्लास का अर्थ होता है जिसके अंदर आपके सामने जो कंप्लीट रिवीजन होता है आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलता है आपके सामने, जितना जो आपका सिलेबस रहता है उसका। तो ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होता है। लगभग 80% कंटेंट लगभग जो मैं पढ़ाता हूँ उससे जो 80% से ज्यादा मेरा पढ़ाया हुआ इसी क्लासेस देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट, क्या जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करके अगर वो फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो मेरे लिंक से खरीद लो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम के लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने भारतीय साहित्य शास्त्र की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? फ्री में आपके सामने पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी उसी बच्चे को जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। क्या करेगा? जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर देगा उसी को पीडीएफ फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। 30,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है। कितने सब्सक्राइबर का? 30,000 सब्सक्राइबर का। तो पूरे करवा दो भाई, खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। पीडीएफ फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आना। आपको कहां पे आना है? डिस्क्रिप्शन में आना, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका? टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, दोनों लिंक दे रखे हैं। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक कर दो भाई। और अगर कोई भी मेरे से जुड़ी जानकारी चाहिए आपके सामने या कोई अगर समस्या है तो पहले जो व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप वाले कोई नई अपडेट एग्जाम से संबंधित वहीं पर डालता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वहां पर क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद में ऊपर की तरफ इंस्टीट्यूट चैंपियन एमबीएससी लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्या कर देना है? वहां पे आपके सामने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे इस प्रकार के आपके सामने सेक्शन पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद में ये फाइल वाला सेक्शन है। क्या है? फाइल वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आओगे उसके बाद में ऊपर की तरफ ये रहा, देखो कोने में सर्च वाला ऑप्शन, इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप भाई सर्च कर लेना हिंदी लिटरेचर। क्या सर्च कर लेना? हिंदी लिटरेचर, HINDI, हिंदी लिटरेचर सर्च कर लेना। और ये पीडीएफ देखो, ये इस नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, हिंदी लिटरेचर बीए फर्स्ट सेमेस्टर एमडीएसयू फर्स्ट। हिंदी लिटरेचर बीए फिफ्थ सेमेस्टर एमडीसी तो पढ़ी है, लेकिन ये फर्स्ट वाली आपको पीडीएफ है वो पढ़नी है आपके लिए। ये जो भारतीय साहित्य शास्त्र का पेपर है ना उससे संबंधित ये पीडीएफ है। कौन सी? ये भारतीय साहित्य शास्त्र का जो आपके सामने जो पेपर है ना उसकी ये पीडीएफ है। समझ में आ गया? और अगर आपका आधुनिक काव्य का पेपर है, कौन सा? अगर आपके सामने अगर आपका आधुनिक काव्य का जो पेपर है तो उससे संबंधित आपके सामने जो नीचे वाली पीडीएफ है ये वाली पीडीएफ है। या आधुनिक काव्य की या भारतीय साहित्य शास्त्र की पीडीएफ, दो दो तीन तीन पेपर होते हैं ना आपके, इसीलिए ये 2-3 पीडीएफ अलग से बना रखे हैं। समझ में आ गया? तो चैनल को जोर से भाई सब्सक्राइब करके, लेकिन यहाँ पर पीडीएफ उसी को मिलेगी जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वो ऑप्शन इनेबल कर रखा मैंने, चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर आओ, पीडीएफ आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। सभी बच्चे जोर से चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर पहुंच जाना है भाई आपके सामने। चलिए अब शुरू करते हैं अपन क्लास को आपके सामने। क्लास जो पहला पॉइंट आपके सामने इसमें प्रश्न की बात करें, ध्वनि का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके प्रमुख भेदों का सउदाहरण समझाइए। क्या करना है? जो ये ध्वनि होती है, ध्वनि क्या होती है, उसके स्वरूपों को स्पष्ट करना है तथा उसके प्रमुख भेदों को सउदाहरण रूप से आपको बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार देखने को मिलता है, विस्तार से इसको पढ़ लेना है। ध्वनि का स्वरूप, भारतीय साहित्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? भारतीय अगर साहित्य शास्त्र की बात करूं तो ध्वनि का सिद्धांत है ये सबसे ज्यादा आपके सामने महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि भाई आपके सामने कोई भी काव्य होता है ना उसमें आपके सामने ध्वनि का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कुछ शब्दों को जोर से बोलता हूं, कुछ शब्दों को धीमा बोलता हूं, कुछ शब्दों पर ज्यादा जोर देता हूं, कुछ शब्दों को हल्का छोड़ देता हूं। क्यों? यही बोलने का प्रारूप होता है। एक गायक होता है ना, वो देखना कोई जब अंतरा गाएगा, अंतरा मतलब कोई लाइन गाएगा तो उसको बहुत ऊंची गाएगा, कुछ लाइनों को हल्का छोड़ देता है ना? तो ध्वनि का फर्क है। और आप जितनी भी भावनाएं बोलते हो, कोई भी शब्द बोलते हो तो उसमें जो ध्वनि निकलती है
उसी का तो कमाल है सारा का सारा। भाई कोई सिंगर हो गया, कोई लेखक हो गया, कोई आपके सामने स्क्रिप्ट जो बोलते हैं एक्टर हो गया, उनकी ध्वनि का ही तो कमाल है, बोलने का तो कमाल है, उनको सारी दुनिया जानती है। तो यही है ध्वनि का जो स्वरूप होता है, ध्वनि का सिद्धांत भारतीय जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। आप पेपर में भी ऐसे कोटेशन करके लिख के आओगे। इसके प्रवर्तक 9वीं शताब्दी में, इसकी शुरुआत कब होती है? 9वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है। कब होती है भाई? 9वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। समझ में आ गया? और किसके द्वारा? आचार्य आनंद वर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? जो आचार्य आनंद वर्धन है उनके द्वारा आपके सामने सबसे पहले आपके सामने जो ये साहित्य है, ध्वनि सिद्धांत का जो साहित्य है उसके बारे में इन्होंने बताया। तो उनका नाम है ना आचार्य आनंद वर्धन का, ये नाम आपको जरूर से लिख कर आना अपनी परीक्षा के अंदर, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है धन्व्यालोक में घोषणा की काव्य ध्वनि रीति। ये जो तीनों पॉइंट है, आचार्य आनंद वर्धन का नाम, उनका जो ग्रंथ है ध्वन्यालोक, और उनके द्वारा जो कोटेशन कहा गया है, उनकी जो बात कही गई है काव्य ध्वनि रीति, ये तीनों के तीनों बिंदु को आपको ब्लैक पेन से लिख कर आना है। किससे लिख के आना है? ब्लैक पेन से लिख कर आना है। समझ में आ गया? तो कोई भी जो प्रसिद्ध ग्रंथ उनके द्वारा लिखा गया उसमें उन्होंने कहा काव्य ध्वनि रीति, मतलब ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। कोई भी काव्य होता है ना, उसकी आत्मा किसमें बस रखी है भाई? उसकी आत्मा, उस काव्य है उसकी आत्मा किसमें है? ध्वनि में। किसमें है भाई? ध्वनि में। किसमें है? ध्वनि में। समझ में आ गया? तो कोई भी काव्य है उसकी आत्मा आपको ध्वनि में दिखाई देती है। साहित्य में शुद्ध तीन अर्थ होते हैं, मतलब साहित्य में शुद्ध तीन अर्थ होते हैं। वाचार्थ मतलब अदीबा से निकला सीधा अर्थ, कोई भी जब शब्द बोलते हो तो उसका सीधा अर्थ निकले उसको वाचार्थ कहा जाता है। लक्षणा, लक्षणा से निकला अर्थ, कोई भी जो आप जो बोल रहे हो उसके लक्षण से कोई अर्थ निकलता है उसको लक्षणार्थ। व्यंजनार्थ, व्यंजना शक्ति से निकला हुआ छिपा या गूढ़ अर्थ, मतलब आपने कोई भी शब्द बोला ना, कोई भी शब्द निकला उसका डायरेक्ट अर्थ नहीं निकलकर उसका कोई गूढ़ छिपा हुआ अर्थ निकलता है, उसको क्या कहा जाता है? व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ मतलब व्यंग्य मारना, है ना? जैसे आपका दोस्त है ना, कभी पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन एक दिन क्या कर रहा है? वो पढ़ाई करने बैठ गया, तो आप क्या कहोगे? अरे आज तो बहुत पढ़ाई कर रहा है तू। समझ में आ गया? या फिर आपके घर वाले आपको क्या कहते हैं अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, आपके एग्जाम वगैरह आते रहते हैं, तो क्या कहते हैं? भाई आजकल तो काफी पढ़ाई चल रही है तेरी। तो क्या आप पढ़ाई कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। इसका उनका कहने का अर्थ क्या है? उनका कहने का अर्थ है कि तेरी एग्जाम है तो पढ़ाई नहीं कर रहा है। समझ में आ गया ना? तो इसी को व्यंग्यार्थ कहा जाता है, मतलब कोई भी शब्द है उसका कहने का, जब शब्द का अर्थ निकालोगे कुछ और निकलेगा, लेकिन जो कहने वाला चाह रहा है उसका अर्थ कुछ और निकलता है। समझ में आ गया? तीन चीजें होती हैं, एक एक करके आपको समझा देता हूं। वाचार्थ, लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ। क्या होता है? वाचार्थ, पहला बिंदु वाचार्थ, अच्छे से समझो। कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है ना, कोई भी शब्द का जो वास्तविक, कोई भी शब्द का वास्तविक आपके सामने अर्थ निकले, क्या निकले? रियल मीनिंग निकले। क्या निकले? जो वर्ड बोला आपके सामने, जो शब्द बोला उसका एकदम रियल मीनिंग, जो शब्द है उसका हूबहू आपके सामने मीनिंग निकले, उसको क्या कहा जाता है? वाचार्थ कहा जा रहा है। जैसे कि मोहित सर पढ़ा रहे हैं, है ना, तो जो काम हो, जो शब्द है उसी का वही अर्थ है कि मोहित सर आपके सामने पढ़ा रहे हैं। इसको क्या कहा जाता है? वाच्यार्थ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वाच्यार्थ के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अगले वाला बिंदु आपके सामने लक्षणार्थ। क्या है? लक्षणार्थ। लक्षणार्थ का क्या अर्थ होता है? कि कोई भी शब्द होता है ना, उसके अर्थ, उसके जो शब्द हैं उसके बजाय बोलने के लक्षणों से पता चले। क्या शब्दों से बोलना चले? जैसे आपने कहा अरे ये तूने क्या कर दिया, तो इसका मतलब क्या? आप सरप्राइज हो रखे हो, है ना? आप सिंपल अरे तुमने क्या कर दिया ऐसे बोल सकते हो। तो काफी शब्दों में आपके इमोशन निकल के आए, आपका गुस्सा, है ना, आपकी किसी के प्रति प्यार, लगाव, है ना, आपको किसी से आश्चर्य हो। तो इस प्रकार के आप कोई भी शब्द है उनके शब्दों के अर्थ के बजाय उसके लक्षणों से आपके सामने पता चले, उसी को लक्षणार्थ कहा जाता है। समझ में आ गया? अगले वाला बिंदु है व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ क्या होता है? कोई भी व्यंग्य मारना। व्यंग्य का अर्थ क्या होता है? शब्द कुछ और है लेकिन उनका अर्थ कुछ और निकले, कहने वाले का अर्थ कुछ और है। जैसे कि मैंने बताया ना, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और आपके घर वालों ने कहा आजकल तो बहुत पढ़ाई चल रही है तेरी, तो पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, लेकिन उन्होंने क्या मारा है? व्यंग्य मारा है और कहा है कि आजकल तेरी पढ़ाई नहीं चल रही।
पढ़ाई नहीं कर रहा है, जरूरत है तेरी उस समय तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो इसको व्यंग्यार्थ कहा जाता है। शब्दों का वास्तविक अर्थ कुछ और लेकिन कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है, उसको व्यंग्यार्थ कहा जाता है। मुझे उम्मीद आपको तीनों बिंदु अच्छे से समझ में आ गई होंगे। आनंदवर्धन के अनुसार जिस वाक्य में वाच्यार्थ सीधा अर्थ गौण हो जाए और व्यंग्यार्थ सुझाया गया चमत्कारिक अर्थ प्रधान होकर उभरे उसी को ध्वनि का कहा जाता है। मतलब आनंदवर्धन क्या कहते हैं, जिसमें आनंदवर्धन ने कहा, यहाँ पे अच्छे से समझा नहीं, यहाँ पे समझा देता हूं, जहां पे वाचार्थ है, वाचार्थ मतलब शब्दों का जो वास्तविक अर्थ है, जैसे कि तुम पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो आजकल, है ना, इसका अर्थ है कि भी तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या आजकल तो तू बहुत पढ़ाई करने लग गया है, समझ में आ गया, इस प्रकार के शब्द कहा गया। तो इसका तो अर्थ तो यही है कि भाई तू बहुत पढ़ाई कर रहा है, मतलब पढ़ाई करने वाला शब्द है। लेकिन ये शब्द जो कहने वाला है उसका अर्थ ये नहीं होकर ये हो कि भाई आजकल तो तू बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, रे क्या कर रहा है, लाइब्रेरी में सारा दिन बैठा रहता है ना। तो ये क्या है, उसको व्यंग्यार्थ कहा जाता है। आनंदवर्धन ने यही कहा कि ध्वनि शास्त्र वही है जब शब्दों का वास्तविक अर्थ नहीं निकलकर व्यंग्य के रूप में उनका गूढ़ व छुपा हुआ अर्थ निकले, उसी को क्या कहा जाता है, ध्वनि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किसके सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ध्वनि काव्य या ध्वनि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उत्तम काव्य के नाम से, मतलब सर्वश्रेष्ठ कृति के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई ना अच्छे से आपको। ध्वनि का अर्थ शब्दों की गूंज नहीं है। ध्वनि का अर्थ ये नहीं है कि आप कोई भी शब्द निकल रहे हो वो, अब देखो कोई भी राइटर होता है, कोई भी लेखक होता है, कोई भी कहानी होती है, वो हमें क्यों पसंद आती है, क्योंकि उसमें जो बताई हुई बातें ना उसका कुछ और मीनिंग भी निकलता है। कबीरदास है, सूरदास है ना, और अन्य जितने भी साहित्यकार हैं, हम इन साहित्यकारों को क्यों जानते हैं, शब्द तो वही है, उन शब्दों का प्रयोग तो हम भी करते हैं, लेकिन ये साहित्यकार फेमस क्यों होते हैं, क्योंकि उनका लिखने का तरीका ऐसा होता है, जो शब्द होते हैं ना उनको इस तरीके से जोड़ तोड़ कर पेश करते हैं आपके सामने कि उसका अर्थ आपके सामने विभिन्न निकलता है। क्या निकलता है, अलग अलग निकलता है, और सबके लिए आपके सामने क्या है, अलग अलग होता है। वही एक बढ़िया क्वालिटी का आपके सामने साहित्य बोला जाता है, जिसमें कुछ शब्द कुछ और हो, शब्दों का अर्थ कुछ और हो, शब्दों का वास्तविक अर्थ कुछ और हो, और अंतिम अर्थ कुछ और निकले। ध्वनि के प्रमुख भेद क्या होते हैं, आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि के दो भेद, बड़े भेद माने हैं, जिनको उपभेदों में बांटा है। पहला है अविकसित वाच्य ध्वनि, लक्षणा मूल ध्वनि। कैसे, कौन सी, अविकसित वाच्य ध्वनि या लक्षणा मूल ध्वनि। इस ध्वनि में वाचार्थ मुख्य अर्थ में पूरी तरीके से छोड़ दिया जाता है, या वह किसी अन्य अर्थ में बदल जाता है, यह लक्षणा शक्ति पर आधारित होता है। मतलब ये जो लक्षणा मूल क्या ध्वनि क्या होती है, इसमें जो शब्दों का जो वाच्य मतलब जो शब्दों का मुख्य अर्थ है वो तो बिल्कुल तरीके से विलुप्त हो जाए, क्या हो जाए, बिल्कुल लुप्त हो जाए भाई। जो वास्तविक अर्थ है शब्दों का वो बिल्कुल लुप्त हो जाए और आपके सामने उनको अलग ही अर्थ निकले, उनका बहुत ही अलग अर्थ निकल के आए, उसको क्या कहा जाता है, अविलक्षणित वाच्य ध्वनि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, अविलक्षणित वाच्य ध्वनि के नाम से जाना जाता है। यह लक्षणा शब्द शक्ति पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, यह लक्षणा शब्द शक्ति पर, यह सब चीजें आधारित होती है। मतलब कहेंगे कुछ और, अर्थ कुछ और निकलता है उनका। जैसे कि अत्यंत तिरस्कृत वाच्य, इसमें वाच्य को पूरी तरीके से नकार कर तिरस्कृत कर दिया जाता है। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य वो होते हैं जिसमें जो वाच्य का जो वास्तविक शब्द होता है उसको बिल्कुल ही आपने नकार दिया है। जैसे उदाहरण देना जरूरी होता है क्योंकि उसी से पता चलता है। कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। मतलब कबीरा ये घर प्रेम का है, किसका, आपके सामने कबीरा कहते हैं कि ये जो मेरा घर है ना, मेरा शरीर है, मेरी सोच है, मेरी विचार है, मेरी आत्मा है, वो किसका है, आपके सामने प्रेम का घर है, ये खाला का घर नहीं है। और खाला का घर क्या होता है आपके सामने, ये उर्दू का शब्द होता है जिसमें अर्थ होता है मौसी का घर। किसका घर, मौसी का घर, मौसी का घर। लेकिन इसका अर्थ मौसी का घर नहीं निकल कर क्या निकल रहा है भाई, खाली घर। तो कबीरदास क्या कहना चाहते हैं, कबीरदास यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि जो ये मेरा जो शरीर है या वो है, वो प्रेम का घर है। किसका, प्रेम का घर है, प्रेम का घर है। ये इसमें जो वाचार्थ है वही शब्दों का अर्थ भी निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ, खाला का घर, खाला का घर। तो यहाँ पे जो खाला का घर जो शब्द प्रयोग होता है, इसका क्या अर्थ होता है भाई, मौसी का घर। क्या होता है, वास्तविक वाचार्थ इसका क्या है, मौसी का घर। लेकिन कबीरदास क्या कहना चाहते हैं, कबीरदास कहना चाहते हैं खाली घर।
कबीरदास क्या कहना चाहते हैं, ये जो आपके सामने मेरा घर है, प्रेम का घर है, ये कोई खाली घर नहीं है। और खाली घर के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया है, खाला का घर का शब्द का प्रयोग किया है, जिसका वाचार्थ मौसी का घर है, लेकिन व्यंग्यार्थ में उन्होंने किसका प्रयोग किया है, खाली घर के रूप में प्रयोग किया है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? इस तरीके से शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है। इसमें वाचार्थ अनुपयोगी होकर आपके सामने किसी दूसरे अर्थ में संक्रमित गिफ्ट के कर देता है। इसमें क्या कर देता है, वाचार्थ अनुपयोगी हो जाता है। अगला है अन्यार्थ संक्रमित वाच्य। अन्यार्थ अर्थांतर संक्रमित वाच्य क्या होते हैं, जिसमें वाचार्थ बिल्कुल अनुपयोगी हो जाता है। क्या हो जाता है, वाचार्थ उसका बिल्कुल कोई उपयोग नहीं निकलता है और अपना अर्थ किसी दूसरे को दे देता है, जिसका खुद का जो अर्थ होता है ना, वो किसी दूसरे के पास चला जाता है। उसको अन्यार्थ संक्रमित वाच्य के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है विवसिकता नामक परक वाच्य। बड़ा हार्ड शब्द भाई, है ना। अविद्या मूला ध्वनि के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें वाच्य बना रहता है, इसको छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन वह अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य व्यंग्य की ओर संकेत करता है। क्या करता है, आपके सामने विपसिकतान परक वाच्य होता है। इसमें क्या होता है, वो वाच्य तो बना रहता है, मतलब शब्दों का जो अर्थ है वो तो बना रहता है, लेकिन वो अपना अर्थ स्पष्ट करने के बाद में व्यंग्य की ओर भी संकेत करता है। मतलब अर्थ भी निकलेगा और साथ के साथ व्यंग्य भी आपको बताएगा। दोनों की दोनों चीजें होती है। समझ में आ गया? उसको कहा जाता है, उसको अभिधा मूल लक्षणा के नाम, ध्वनि के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है शल्य लक्ष्य क्रम ध्वनि, रस ध्वनि के नाम से। इससे वाच्य की व्यंग्यात्मक रस तक पहुंचने के क्रम को तेजी से होता है। मतलब क्या होता है, इसमें वाच्यार्थ से ये जो रस ध्वनि होती है, इसमें क्या होता है, आप वाच्यार्थ से लक्ष्यार्थ तक बहुत तेजी से पहुंचते हो और पाठक को पता भी नहीं चलता है कि कब आपने इन शब्दों का प्रयोग वाच्यार्थ से निकलकर सीधा व्यंग्यार्थ तक पहुंच गया है। आपको जो पाठक पढ़ने वाला व्यक्ति, उसको भी नहीं पता चलता है। जैसे कमल के 100 पत्तों में सुई चुभना इस क्रम को नहीं दिखाता है। जैसे कि आपके सामने ये कोई गुलाब का पत्ता है, उसमें अगर आपने 100 छोटी छोटी सुई चुभा दी ना, तो वो आसानी से आपको नहीं दिखाई देंगी। वो सभी प्रकार के रस भाव व रसा भाव इसी ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। जितने भी आपके सामने रस हो गए, उनकी ध्वनि निकलती है, वो किस में आती है, अशल्य लक्ष्य क्रम ध्वनि के अंतर्गत आता है। इसे काव्य की सर्वोच्च अवस्था माना जाता है। क्या माना जाता है, जो काव्य लिखा जाता है उसकी सर्वोत्तम अवस्था किसको माना जाता है भाई, रस ध्वनि को माना जाता है। सलक्ष्य क्रम ध्वनि, इसमें वाचार्थ से व्यंग्यार्थ तक पहुंचने के क्रम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और अनुरूपण रूप ध्वनि भी कहते हैं। इसको किसके नाम से जाना जाता है, अनुरूपण ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत वस्तु ध्वनि की अलंकार ध्वनि भी आती है। जिसमें क्या आती है, वस्तु ध्वनि भी आती है और अलंकार ध्वनि भी आती है। ये दोनों की दोनों ध्वनि आती है। देखो भाई, ये पर्सन जितना समझाया जा सकता है वो मैं समझा सकता हूँ, बाकी लगभग आपके सामने रटने ही पड़ेंगे इनको। जो रस ध्वनि होती है, इसमें क्या होता है, आप ना कोई भी व्यक्ति ना, ये समझ लो कि आपको अगर अपने दोस्त के घर खेलने के लिए जाना, आप तुरंत पहुंच जाते हो, क्योंकि आपके मन में भावना हो। तो इसी तरीके से रस ध्वनि होती है, जिसमें ना पाठक को पता भी नहीं चलता कि कब वो व्याचार से व्यंग्यार्थ तक पहुंच जाता है। और इसमें क्या आते हैं, जैसा कि नाम है, रस हो गया, भावना हो गई, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। शल्य लक्ष्य क्रम ध्वनि में क्या होता है, आपके सामने वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ तक पहुंचने का क्रम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कब आप वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ तक पहुंचोगे, उसका स्पष्ट रूप आपको दिखाई देता है। उसको सलक्ष्य क्रम ध्वनि के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अलंकार से संबंधित मैंने पहले ही बता दिया था आपको। रीति के बारे में आपको जरूर बता दूंगा, रीति आत्मा भी मैंने आपको बता दी है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्या इंपॉर्टेंट है, व्योकृति से आपका क्या अभिप्राय है, इसके भेदों को विस्तार से वर्णन कीजिए। व्योकृति क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है और इसके आपके सामने भेदों को भी बता देना है। क्या बता देना है, इसके भेद कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी आपको बता देना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्योकृति का अभिप्राय, भारतीय काव्य शास्त्र में व्योकृति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक 10वीं शताब्दी में कुंतक ने अपने ग्रंथ व्योकृति जीवम में घोषणा की थी। क्या की थी, मतलब आपके सामने ये जो व्योकृति होती है, ये भारतीय काव्य शास्त्र में जो व्योकृति संप्रदाय के प्रवर्तक जो आचार्य हैं, आचार्य कुंतक के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, आचार्य कुंतक के द्वारा। कौन से आचार्य है भाई, इनके आचार्य कुंतक के द्वारा ये लिखी गई है। और उनका ग्रंथ का नाम क्या भाई, उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवम तम।
समझ में क्या नाम है? व्योकृति जीवोत्तम उनका नाम है, उन्होंने घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने शब्द लिखे व्योकृति काव्य जीवोत्तम, मतलब व्योकृति ही काव्य की जीवन की आत्मा है। मतलब व्योकृति क्या है? व्योकृति कोई काव्य है ना, उसकी आत्मा, व्योकृति कोई भी काव्य का जो जीवन होता है ना, उसकी आत्मा के रूप में काम करती है। वैसे रस को भी आत्मा बोला जाता है, व्योकृति को भी बोला जाता है। किनके द्वारा कही गई है यह बात? आचार्य कुंतक के द्वारा कही गई है। व्योकृति शब्द में वक्र, टेढ़ा, अनोखा प्लस उक्ति का अर्थ होता है मिलकर। मतलब व्योकृति का अर्थ क्या होता है? व्योकृति में दो शब्द है, वक्र प्लस उक्ति, वक्र प्लस उक्ति। वक्र का अर्थ होता है कोई भी टेढ़ा मेढ़ा, कोई भी शब्द बोलो उसका टेढ़ा मेढ़ा, और उक्ति का अर्थ क्या होता है? अर्थ होना, क्या होना? अर्थ होना। और इसका अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा कुरकुरे नहीं है, यहाँ पे अर्थ है, जो शब्दों का अर्थ है वो टेढ़ा मेढ़ा निकल कर आए। कुंतक के अनुसार साधारण लोगों या शास्त्रों में जिस सीधी सादी भाषा का प्रयोग होता है वो काव्य नहीं है। कुंतक तो सीधी सीधी बात यही करते थे, भाई मैं तो उनको कोई साहित्य ही नहीं मानता जिसमें आपके सामने क्या है? साधारण भाषा का प्रयोग होता है। कैसी भाषा का? साधारण भाषा का जिस साहित्य में प्रयोग होता है ना, उसको तो मैं साहित्य ही नहीं मानता हूँ। समझ में आ गया? उनके अनुसार साहित्य वही था जिसमें थोड़ा तोड़ मरोड़ कर बातों को ना थोड़ा घुमा फिरा कर कहा जाए, उसी को क्या कहा जाता है? कुंतक। उन्हीं के अनुसार क्या कहा जाता है? काव्य के नाम से जाना जाता है। जब कवि अपनी प्रतिभा वेदज्ञ से अपनी बात को एक अनोखे, चमत्कार पूर्ण, कलात्मक व घुमावदार तरीके से कहता है, उसी को व्योकृति कहते हैं। ये भाई उनकी परिभाषा है, ये जो आचार्य कुंतक है उनके द्वारा परिभाषा कही गई है। उन्होंने क्या कहा? जब कोई भी साहित्यकार अपनी बातों को घुमा फिराकर, समझ में आ गया? चमत्कार पूर्ण तरीके से, कलात्मक तरीके से घुमा फिराकर आपके सामने शब्दों को कहता है, उसी को क्या कहा जाता है भाई? आपके सामने वक्रोक्ति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वक्रोक्ति के नाम से जाना जाता है। जब कोई भी साहित्यकार अपने शब्दों को घुमा फिरा के आपके सामने प्रयोग करता है, अनोखे तरीके से शब्दों को कहता है, चमत्कार पूर्ण तरीके से शब्दों को कहता है, उसी को अपन वक्रोक्ति के नाम से जाना जाता है। तो इसे सामान्य से हटकर कहने का एक विलक्षण शैली होती है। मतलब कोई भी शब्दों को जब आप कहते हो तो साधारण शब्दों को प्रयोग नहीं करके घुमावदार शब्दों को आप जब प्रयोग करते हो, तो ये कहने का भी तरीका एक क्या होता है भाई? आपके सामने कला है। क्या है? शब्दों को कहने की भी ये क्या होती है भाई? कला होती है एक प्रकार से, जो पाठक को चमत्कृत कर देती है। और जो पाठक जब उसको पढ़ता है तो अपने अंदर क्या होता है? मंत्रमुग्ध हो जाता है, चमत्कृत हो जाता है, उसको पढ़कर अच्छा लगता है। कुंतक ने सभी अलंकारों को रसों को व्यक्तिकृति के अंतर्गत समाहित किया है। क्या क्या? कुंतक ने जितने भी जो अलंकार होते हैं और जो उनके रस होते हैं उसको वक्रोक्ति के अंतर्गत सभी समावित किया है। क्या क्या है? समावित किया है। मतलब उन्होंने जितने भी जो अलंकार और जो रसों का प्रयोग किया जाता है साहित्य को शानदार बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, उन्हीं सब चीजों को उन्होंने माना है। कुंतक ने भी यही कहा कि रसों को और अलंकारों का खूब प्रयोग करना चाहिए साहित्य के अंदर, जिसके वजह से जो साहित्य वो और खूबसूरत और देखने में और सुनने में बढ़िया लगता है। वक्रोक्ति के प्रमुख भेद, जो वक्रोक्ति होती है उसके प्रमुख भेद कौन से होते हैं? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 प्रमुख भेद बताए। कितने भेद बताए? 6 प्रमुख भेद है वो उनके द्वारा बताए गए हैं। पहला, वर्ण विनाश वक्रता। जब कविता में एक या अनेक वर्णों अक्षरों का सुंदर आवर्ती करके चमत्कार उत्पन्न किया जाए, मतलब एक ही जो अनुप्रास अलंकार होता है ना, जहाँ पे एक ही शब्द को बार बार प्रयोग करके क्या किया जाता है, उसके अंदर चमत्कार प्रयोग किया जाता है, वो सुनने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी से चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, है ना। तो देखो 6 शब्द की बार बार आवर्ती हुई है, तो इसी से आपके सामने क्या है, यह शब्द है वो खूबसूरत लग रहा है आपके सामने। तो इसी को आपके सामने वर्ण विनाश वक्रता के नाम से जाना जा रहा है। जैसे कि आपको इस शब्द से पता चल रहा है, क्या वर्ण विनाश शब्द से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर किसकी बात होगी भाई, आपके सामने कहीं ना कहीं शब्दों को घुमा फिरा के कहने की बात होगी। अनुप्रास और यमक अलंकार जैसे शब्द अलंकार इसी अंतर्गत आते हैं। मतलब वर्ण विनाश वक्रता में अनुप्रास और यमक अलंकार जैसे अलंकार हैं, उन्हीं का इसमें आपके सामने जो प्रयोग है वो इसी में देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है पद पूर्वा वक्रता। पद के 2 भाग होते हैं, मूल शब्द धातु प्रतिपादिक और या प्रत्यय। मतलब जो पद पूर्व वक्रता क्या होती है, जहां पे पदों को 2 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। मूल शब्द जिसको धातु या प्रतिपादिक कहा जाता है, और प्रत्यय होता है। जब कवि केवल मूल अर्थ शब्द
पर्यायवाची शब्दों, विशेषण व रूढ़ शब्दों का ऐसा अनोखा प्रयोग करे जिससे अर्थ में चमत्कार आ जाए, उसे क्या कहा जाता है? पदोवर्ती वक्रता के नाम से जाना जाता है। पदोवर्ती वक्रता क्या होती है? पद में, जब पद में आपके सामने जो साहित्यकार है वो उनका पदों का इस तरीके से प्रयोग करे कि उनको जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको पढ़ने में मजा आ जाए। जैसे अलग अलग प्रकार के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर लिया, विशेषण का प्रयोग कर लिया, या जो रूढ़ शब्द होते हैं, क्या होते हैं? मूल शब्द या रूढ़ शब्द होते हैं, उनका ऐसा अनोखा प्रयोग करे जिससे क्या होता है? आपके सामने जो शब्द होते हैं उनके अंदर जो चमत्कार आ जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? पद पूर्व वक्रता के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है पद पुरार्ध वक्रता। जब शब्द के पिछले हिस्से प्रत्यय, काल, कारक, लिंग व वचन के प्रयोग से कवि को असाधारण कलात्मक टेढ़ापन दिखाए, उसी को पद प्राद वक्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? जब शब्दों का जो पिछला हिस्सा होता है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हो गया, काल का प्रयोग हो गया, लिंग का या वचन का जो प्रयोग होता है, उसी को पद प्राद वक्रता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पद प्राद वक्रता के नाम से जाना जाता है। पद प्राद वक्रता के नाम से जाना जाता है। जहां पे शब्द का जो पिछला हिस्सा होता है, जहां पे प्रत्यय, काल, कारक, लिंग व वचन का प्रयोग होता है, उसी का आपके सामने जब कवि उनका प्रयोग असाधारण कलात्मक रूप से प्रयोग करे, उसको पद प्रादमक वक्रता के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? मतलब अरे जो व्याकरण होती है ना, उसमें काल का लग जो भूतकाल भविष्य काल में कुछ दिखा दिया, प्रत्यय में बदलाव कर दिया, लिंग का प्रयोग कर दिया, वचन का इस तरीके से प्रयोग कर दिया कि सुनने में आपको चीजें साधारण से अच्छी लगने लगे, उसको पद प्राद वक्रता के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है वाक्य वक्रता। जब पूरे वाक्य की रचना से संबंधित हो तो कवि पूरे वाक्य के अर्थ में अपनी कल्पना से सौंदर्य पैदा करता है। क्या करता है? जब पूरे वाक्य की रचना से संबंधित हो, जो मतलब पूरे वाक्य की रचना से संबंधित तो कवि पूरे वाक्य के अर्थ में अपनी कल्पना से सौंदर्य पैदा करता है। क्या करता है? अगर कोई का पूरा काव्य होता है ना, उसमें अगर सौंदर्य उत्पन्न किया जाए, उसको वाक्य वक्रता के नाम से जाना जाता है। कुंतक के अनुसार उपमा, रूपक व उत्प्रेक्षा सभी प्रकार के अलंकार होते हैं, अर्थ अलंकार वाक्य में क्या कहलाते हैं? वक्रता का ही रूप होते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के अलंकार होंगे, चाहे उपमा अलंकार हो गया, चाहे रूपक अलंकार हो गया, चाहे उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। इस प्रकार के अलंकार पूरे के पूरा जो वाक्य होता है उसके अंदर जो सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? पूरे के पूरे वाक्य के अंदर आपके सामने जो सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने वाक्य वक्रता अलंकार के नाम से जाना जाता है। अगले वाला अलंकार है प्रकरण वक्रता। प्रकरण का अर्थ होता है महाकाव्य नाटक का कोई ऐसा भाग, एपिसोड, जब कवि मूल कथा में अपनी कल्पनाओं का कोई नया व रोचक प्रसंग जोड़कर पूरी कथा को चमत्कार करते। प्रकरण क्या हो गया? कोई नई कहानी जोड़ दी। जो लिखने वाला लेखक है उसने क्या किया? आपके सामने कोई नई कहानी को जोड़ दिया, और नई कहानी के माध्यम से, जैसे कि काफी बार आपके दोस्त सुनाते ना कि भाई मैं तो स्कूल में जा रहा था, फिर मेरे को अचानक से क्या हुआ, मेरे को वो दोस्त मिल गया, वहां पर मैंने दो लोगों को लड़ते हुए देखा, है ना, हम दोनों दोस्त जाते, हमने दो लोगों को लड़ते हुए दिखा, ये गुत्थम गुत्थी चल रही इधर उधर, इस तरीके से बताया जाना, तो कहानी को उसने रोचक बना दिया होता ना, तो उसी को प्रकरण वक्रता के नाम से जाना जाता है कि जो कवि लिखने वाला होता है वो कोई ना कोई नई कहानी उस वाक्य के अंदर जोड़ दे जिससे आपके सामने वो सुनने में बढ़िया लगे, उसको प्रकरण वक्रता के नाम से जाना जाता है। प्रबंध वक्रता, यह व्याकृति का सर्वोच्च रूप होता है जब पूरे के पूरे ग्रंथ प्रबंधन का मूल उद्देश्य शीर्षक व अंत का त्रासदिक या सुखद में बदलना। क्या करना? व्याकृति का सर्वोच्च रूप क्या होता है? जब पूरे के पूरे ग्रंथ को प्रबंध का मूल उद्देश्य शीर्षक अंत को सुखद में बदल देना, तो कवि का चमत्कारिणी परिवर्तन कर देता है, उसको मतलब पूरा का पूरा ग्रंथ होता ना, उसका जो वास्तविक अर्थ ही बदल जाए, उसको प्रबंध वक्रता के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो ये 2 प्रश्न आपको कराए, बाकी का एक पहले पार्ट फर्स्ट मैंने पहले करवा दिया है, पार्ट सेकंड ये आपको मैंने 2 प्रश्नों के साथ और करवा दिया, और भी अगर आपके सामने समय मिलेगा 1-2 प्रश्न आपको और भी करवा दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।